इसके पहले कि डिस्कशन और आगे बढ़े, आप लोगों के लिए छोटी सी सूचना है। जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज का हमारा पीडीएफ पेड ग्रुप चल रहा है, उसकी फ़ीस जो है होली तक के लिए सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये की गई है, जो कि फ़िलहाल 500 रुपये थी। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें जो है हम 50 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। इस टेस्ट सीरीज़ को या इस पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9044883929 पर हाय या हेलो लिख करके आगे की सारी जानकारी ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवल एकेडमी पर। देखिए, आप लोगों से जैसा कि कहा गया था कि जैसे ही घटनाचक्र पूर्वालोकन 2021 की सीरीज आएगी, हम उसका डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे। तो फिलहाल घटनाचक्र पूर्वालोकन 2021 की सीरीज आ चुकी है और इस सीरीज में जो बुक आई है सबसे पहले वह है भारतीय इतिहास की, जिसमें चैप्टर वाइज पूरी बुक को कवर करवाया गया है या फिर हमारे पूरे सिलेबस को इतिहास के कवर करवाया गया है। ठीक है, इसमें पिछले वर्षों के विभिन्न आयोगों के पूछे गए प्रश्नों का संकलन रहता है। ठीक, तो इस बुक के बारे में ज़्यादा आपसे बताने की आवश्यकता नहीं, आप सब भली भांति और सुपरिचित हैं पूरी की पूरी बुक से ही। तो एक चीज़ जान लीजिए, डिस्कशन हम लोग कैसे करेंगे। इसके पहले कि हम लोग डिस्कशन की शुरुआत करें, तो जैसे ही हम लोग डिस्कशन शुरू करेंगे तो हमारे डिस्कशन का जो माध्यम होगा वह सिर्फ और सिर्फ प्रश्नोत्तर का माध्यम होगा। ठीक है, और इस पूरी की पूरी कड़ी में जो है आप लोगों को अंत तक साथ बने रहना होगा, धैर्य रखना होगा, और जो लेक्चर्स हैं वह ज़्यादा से ज़्यादा लंबे हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रयास यह रहेगा कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हम लोग एक बार में कवर कर सकें, उतने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हम लोग कवर करें। इसके अलावा आप लोगों से कुछ सपोर्ट चाहिए। देखिए, आप लोग लाइक करके मोटिवेट कर सकते हैं, अन्य मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है चीज़ें जो है वह थोड़ी थोड़ी जो है मोटिवेट क्या कहते हैं, मेरे भी सपोर्ट या फिर मेरे लिए भी अच्छी होती हैं, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज का डिस्कशन चल रहा है, भैया मेरे, बाबू मेरे, बच्चा मेरे, उसको छोड़ो मत। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज के डिस्कशन को कभी मत छोड़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहते हैं उसमें, उसको मत छोड़िए आप लोग। दूसरी चीज़, करंट अफेयर्स का भी डिस्कशन आपको लगातार दिया जा रहा है। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज को मत छोड़िए, फिर से कह रहा हूँ, टेस्ट सीरीज को मत छोड़िएगा। तो चलिए फिलहाल चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अन्य मित्रों के साथ शेयर करते हुए डिस्कशन की शुरुआत कर लेते हैं। जहां हमारा पहला प्रश्न है कि रॉबर्ट ब्रूस फूट थे एक ए भूगर्भ वैज्ञानिक, बी पुरातत्वविद, सी पुरा वनस्पति शास्त्री या फिर डी इतिहासकार। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों। रॉबर्ट ब्रूस फूट जो थे वे एक भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्व शास्त्री दोनों ही थे, और ये जो है हमारे भारतीय जियोलॉजिकल सर्वे से भी संबद्ध रहे। इनके द्वारा 1863 में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत कर दी गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। ए थॉमसन ने, बी लुब्बाक ने, सी टेलर ने या फिर डी चाइल्ड ने। चलिए देखिए, डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में जो सामग्रियां रखी हुई हैं, उन सामग्रियों के आधार पर जो है क्रिश्चियन जर्गेंसन थॉमसन ने पाषाण, कांस्य और लौह युग का विभाजन किया था। इसी को त्रियुगीन विभाजन बोला जाता है, और इनके द्वारा इन्हीं सामग्रियों के अनुसार वस्तुओं का वर्गीकरण करते हुए उनका प्रकाशन किया गया था वर्ष 1836 में। ठीक है, हालांकि एक रिपोर्ट के अनुसार जो संग्रहालय के सामान है वह 1818 और 1820 में उनका विभाजन कर दिया गया था, लेकिन इस पर आप ध्यान मत दीजिए, बजाय कि इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। ए निचले पूर्व पाषाण काल में, बी मध्य पूर्व पाषाण काल में, सी ऊपरी एवं पाषाण काल में, डी मध्य पाषाण काल में। देखिए, अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, वह हमारा पहला चैप्टर है और इसका नाम है पाषाण काल। तो ध्यान दीजिएगा, चैप्टर वाइज इसमें दिया हुआ है और हम भी उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। फिलहाल जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मध्य पाषाण काल में जो है पशुपालन का शुरुआत हो गया था। ठीक है, भारत में मध्य पाषाण काल में पशुपालन के जो साक्ष्य मिले वे मिले हैं मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से और साथ ही साथ राजस्थान के बागौर क्षेत्र से। ठीक है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में आदमगढ़ से हमको पशुपालन का साक्ष्य मिला है, वहीं राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के बागौर क्षेत्र से भी हमको पशुपालन का साक्ष्य मिला है। और यह पशुपालन शुरू हुआ था कब? तो मध्य पाषाण काल में। नेक्स्ट, मध्य पाषाणिक प्रसंग में
पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले थे वह स्थान है ए लंघनाज, बी बीरभानपुर, सी आदमगढ़ या फिर डी चौपानी मांडो। चलिए फिलहाल जो है इसको हमने अभी अभी देखा, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित आदमगढ़ से हमको पशुपालन के साक्ष्य देखने को मिले हैं मध्य पाषाणी। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? ए चौपानी मांडो से, बी काकोरिया से, सी महदहा से या फिर डी सराय नाहर से। देखिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। महदहा और सराय नाहर दोनों ही क्षेत्रों से हमको हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। चलिए थोड़ा सा इनके बारे में बात करते हैं एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। देखिए मध्य पाषाणकालीन महदहा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, तो महदहा से हमको बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा ने महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया जो झील, बूचड़खाना और संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बसा हुआ था। ठीक है, महदहा कितने क्षेत्रों में बसा हुआ था? तो 3 क्षेत्रों में बसा हुआ था। एक तो झील का क्षेत्र था, दूसरा बूचड़खाने का क्षेत्र था और तीसरा संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान का क्षेत्र था। ठीक है, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हमको हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण और साथ ही साथ आभूषण भी बड़े पैमाने पर प्राप्त हुए हैं। वहीं सराय नाहर से भी हमको छोटी मात्रा में या कुछ मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि हड्डी निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। ए सराय नाहर राय से, बी महदहा से, सी लेखहिया से या फिर डी चौपानी मांडो से। तो जाहिर सी बात है सेम प्रश्न है तो सेम आंसर होगा, ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा। लेकिन यदि आपको बेस्ट आंसर चुनना हो तो पहले आप महदहा के साथ जाइएगा और उसके बाद सराय नाहर के साथ जाइएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। ए सराय नाहर राय से, बी दमदमा से, सी महदहा से या फिर डी लंघनाज से। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दमदमा से हमको एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल देखने को मिले हैं। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन से इसके बारे में बात करते हैं। देखिए प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर, महदहा और दमदमा का उत्खनन होता है। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक उत्खनन किया गया और इसके फलस्वरूप हमें पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर के 41 समाधान या कब्र प्राप्त हुए हैं और इन समाधानों में से 5 समाधान युग्मों के समाधान है, मतलब कपल को वहाँ पर दफन किया गया था, जबकि एक समाधान में हमको 3 मानव कंकाल एक साथ दफन हुए प्राप्त हुए हैं। बाकी जो शेष थे वहाँ पर एक एक मानव कंकाल देखने को मिले थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि 5 तो कपल के कब्र थे। ठीक है, ऐसे ध्यान रख लीजिए, 5 जो थे वे कपल में थे कब्र। ठीक है, और एक कब्र में जो है 3 मानवों के कंकाल देखने को मिले हैं। ठीक है, बाकी सभी में एक एक मानव के कंकाल मिले हैं। यह तीनों क्षेत्र सराय नाहर, महदहा और दमदमा, यह तीनों उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में हैं और इसमें से दमदमा में हमको 41 समाधान प्राप्त हुए हैं। सराय नाहर और महदहा से हमको हड्डी के विभिन्न उपकरण और आभूषण प्राप्त हुए हैं। महदहा से हमको हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण भी देखने को मिले हैं। ठीक है, यह हो गया इन शॉर्ट में सारी चीज़ें। फिलहाल बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। ए नव पाषाण काल में, बी मध्य पाषाण काल में, सी पूरा पाषाण काल में या फिर डी ऐतिहासिक काल में, प्रोटो ऐतिहासिक काल में। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, खाद्यान्नों की कृषि जो है वह सर्वप्रथम नव पाषाण काल में ही प्रारंभ हुई थी। इसी समय मनुष्य जो है वह कृषि कार्यों से परिचित हुआ था। नेक्स्ट, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? ए नीलगिरी पहाड़ियाँ, बी शिवालिक पहाड़ियाँ, सी नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ या फिर डी नर्मदा घाटी। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। भारत में हमको मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है वह
हथनौरा से मिलता है। ठीक है, कहाँ पर? तो पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में स्थित हथनौरा नामक पुरास्थल से हमको भारत में मानव के प्राचीनतम साक्ष्य देखने को मिले हैं। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनौरा, जो कि होशंगाबाद जिले में स्थित है, उस पुरा स्थल से प्राप्त हुआ। इसकी खोज जो है वह पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा 5 दिसंबर 1982 को किया गया था या की गई थी। ठीक है, अरुण सोनकिया ने इस क्षेत्र की खोज की थी। नेक्स्ट, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? ए गंगा नदी, बी यमुना नदी, सी नर्मदा घाटी या फिर डी ताप्ती घाटी। चलिए देखिए, पश्चिमी नर्मदा घाटी क्षेत्र से हमको पश्चिमी नर्मदा घाटी क्षेत्र स्थित हथनौरा होशंगाबाद जिले में स्थित हमको प्राचीनतम मानव जीवाश्म प्राप्त हुए हैं भारत से। ठीक है, पश्चिमी नर्मदा घाटी क्षेत्र में स्थित होशंगाबाद जिले के हथनौरा क्षेत्र नामक पूरा स्थल से हमको मानव जीवाश्म देखने को मिले हैं सर्वप्रथम भारतीय क्षेत्र में। अब सही है, थोड़ा सा शब्दों को समझने का प्रयास किया करिए। ठीक है, नेक्स्ट, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? ए गेहूं, बी चावल, सी जौ या फिर डी बाजरा। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। मानव द्वारा सर्वप्रथम जो प्रयुक्त अनाज था वह था जौ। ठीक है, आइए इसके बारे में और डिटेल से बात करते हैं। देखिए, आधुनिक मानव द्वारा मुख्य रूप से 8 प्रकार के खाद्यान्नों का उपयोग किया जाता है, जिनमें शामिल हैं जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई और जई। ठीक है, अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में पहले से ही विद्यमान थे। बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर मानवों ने इनको उगाया। ठीक है, वैश्विक दृष्टि से अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया। ठीक है, कहाँ पर? तो भूमध्य सागर और ईरान के मध्य स्थित पश्चिम एशियाई क्षेत्र में सर्वप्रथम जौ को 8000 ईसा पूर्व मनुष्य द्वारा उगाया गया था। ठीक है, बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में ही 8000 ईसा पूर्व के आसपास गेहूं यानी कि वीट को भी उगाया जाने लगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ए कोल डिहवा से, बी लहुरा देव से, सी मेहरगढ़ से या फिर डी टोकवा से। चल, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में हमको कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वे प्राप्त हुए हैं लहुरा देव से। हालांकि इस प्रश्न में एक छोटा सा ट्विस्ट है, आइए बात करते हैं क्या ट्विस्ट है एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। देखिए, अभी हाल फिलहाल के खोजों से हमको पता चला है कि उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में स्थित लहुरा देव में प्राचीनतम कृषि हुआ करती थी, यानी सबसे पहले कृषि वहीं हुआ करती थी। देखिए, हमको कैसे पता चला? तो 9000 ईसा पूर्व से लेकर के 7000 ईसा पूर्व के बीच हमको चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लहुरा देव से। यह लेटेस्ट ही बात है, मेरे ख्याल से पिछले साल ऐसा रिसर्च किया गया था। ठीक है, न्यूज़पेपर में आया था। ठीक है, तो इसके पहले की अगर बात करें, देखिए उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का जो प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल था वह था मेहरगढ़। कहाँ पर है यह मेहरगढ़? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में यह स्थित है। और इस मेहरगढ़ क्षेत्र से हमको 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले। जबकि अगर चावल के साक्ष्यों की बात करें तो चावल के साक्ष्य वाला स्थल था इलाहाबाद जिले के बेलन नदी घाटी क्षेत्र पर स्थित कोल डिहवा, जहाँ से हमको 6500 ईसा पूर्व में के चावल की भूसी के साक्ष्य प्राप्त हुए। लेकिन लेटेस्ट में हमको 9000 से लेकर के 7000 ईसा पूर्व के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? तो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव से। ठीक है, अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो देखिए, यदि इस प्रकार का प्रश्न आ जाए जहाँ विकल्पों में लहुरा देव रहे तो आपको इसके साथ जाना है। यदि उन विकल्पों में लहुरा देव नहीं रहता है तो आपको मेहरगढ़ के साथ जाना है। ठीक है, और यदि चावल की बात करेगा तो आपको मेहरगढ़ के साथ भी नहीं जाना है। ठीक है, किसके साथ जाना है? कोल डिहवा के साथ। ठीक है, लहुरा देव की अनुपस्थिति में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
ए ब्रह्मगिरी से, बी बुर्जहोम से, सी कोल्डिहवा से या फिर डी मेहरगढ़ से। बताइए। देखिए अब यहाँ पर हमको जाना है मेहरगढ़ के साथ, ठीक है, जहाँ से हमको 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य देखने को मिले हैं। कहाँ पर है मेहरगढ़ की लोकेशन? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में यह मेहरगढ़ क्षेत्र स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सीधा आंसर बात करें मेहरगढ़ से। नेक्स्ट, दिमाग में बनाए रखिएगा उस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। नेक्स्ट अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं, जहाँ पूछा जा रहा है कि नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? ए मुंडिगक या मुंडिगाक है ये, ठीक है, मुंडिगक गलत प्रिंट हुआ है, मुंडिगाक, बी मेहरगढ़, सी दम्ब सादत, डी बालाकोट या फिर ई अमरी। ठीक है, प्रश्न को घुमाया गया है, आंसर जो है वह सेम है मेहरगढ़। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि भारत में कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ए अंजीरा से, बी दम्ब सदात से, सी किला गुल मोहम्मद से या फिर डी मेहरगढ़ से और अन्य ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। फिलहाल हमारा आंसर जो है वह सेम रहेगा, ऑप्शन नंबर डी मेहरगढ़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। ए धौलावीरा, बी किली गिल मोहम्मद, सी कालीबंगा या फिर डी मेहरगढ़। प्रश्न घुमाया जा रहा है, बार बार घुमाया जा रहा है। देखिए प्रश्न किस प्रकार से घुमाया जाता है, ठीक है, आंसर अभी भी सेम है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब कैसे यहाँ पर हम लोग पहुँचे? ठीक है, तो देखिए प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण की बात कर रहा है, यहाँ पर देखिए प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण की बात की जा रही है। ठीक है, तो होता क्या है कि जहाँ पर कृषि हो रही है वहीं पर तो ज़रूरत लोग जहाँ होंगे वहाँ पर कृषि होगी। ठीक है, अब इन लोगों को खाने के लिए कुछ चाहिए, पहले लोग बसे, उन लोगों को खाने के लिए कुछ चाहिए, तो उन्होंने कृषि को प्रारंभ किया। तो प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से। स्थायी जीवन के लोग वहाँ पर बसने लगे। फिलहाल एक्सप्लेनेशन को भी हम लोग देखेंगे और बात करते हैं एक्सप्लेनेशन के बारे में। देखिए प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्छी मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रमाणिक तिथि 7वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व यानी कि 7000 ईसा पूर्व है, जबकि किली गिल मोहम्मद या फिर किला गिल मोहम्मद और कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि है 4000 ईसा पूर्व किली गिल मोहम्मद की और 3500 ईसा पूर्व कालीबंगा की। ठीक है, चलिए देखिए इसी 7000 ईसा पूर्व के आसपास आपको गेहूं के प्रमाण भी देखने को मिले थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आप रहेंगे, आप बसेंगे तभी ना आप भोजन के लिए वहाँ पर कुछ न कुछ व्यवस्था करेंगे। आपको आना है, जैसे आप पेपर देने गए तो वहाँ पर थोड़ी ना आप जो है चावल दाल पकाते फिरेंगे, जो मिला खाया चल दिए, है कि नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? ए औदे, बी बोरी, सी बागोर या फिर डी लखनिया। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान के बागोर जिले की बात हमारी हो चुकी है। ठीक है, चलिए राजस्थान के भिलवाड़ा क्षेत्र में स्थित बागोर और मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित आदमगढ़ से हमको मध्य पाषाण काल के पशुपालन के साक्ष्य हमको देखने को मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ए पूरा पाषाण युग को, बी नवपाषाण युग को, सी ताम्र पाषाण युग को या डी लौह युग को। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक या फिर कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? ए आमरी, बी मेहरगढ़, सी कोटदीजी या फिर डी कालीबंगा। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मेहरगढ़ से हमको पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ की अवस्थिति पाकिस्तान का बलूच प्रांत है। ठीक है, नेक्स्ट, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था?
ए के डी वाजपेयी ने, बी वी एस वाकंकड़ ने, सी एच डी सांकलिया ने, या फिर डी मार्टिमर व्हीलर ने। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एच डी सांकलिया के द्वारा नौदा टोली का उत्खनन करवाया गया था। तो कहाँ है यह नौदा टोली? नौदा टोली जो है वह आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, देखिए यह एक ताम्रपाषाणिक ग्राम स्थल था और इस नौदा टोली की तिथि जो है वह 1600 से 1300 के मध्य निर्धारित की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी छत्तीसगढ़, या फिर डी मध्य प्रदेश। तो अभी हमारी बात हुई है, नौदा टोली जो है वह मध्य प्रदेश में स्थित एक ताम्रपाषाणिक ग्राम स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। ए सन्यासी गुफाओं के रूप में, बी मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में, सी मंदिर के रूप में, या फिर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। कई बार हमारी इसके बारे में बात हुई थी। ठीक है, वृहत पाषाण बोला जाता है इसको, या फिर मेगालिथ बोला जाता है, दोनों ध्यान रखिएगा। चलिए, फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। इसको मेगालिथ भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें विभिन्न प्रकार की समाधियाँ होती थी, जैसे कि शिष्ट समाधि हो गई, पिट समाधि हो गई, कैन सर्कल हो गया, डोलमन हो गया, अम्ब्रेला स्टोन हो गया, हिंडो स्टोन हो गया, कंदराएँ हो गई, या फिर मेहिर हो गए। ठीक है, इस प्रकार के वृहत पाषाणिक स्मारक हमको देखने को कहाँ मिलते हैं? तो इस प्रकार के हमको वृहत पाषाणिक स्मारक जो है नवपाषाण युग के दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। और ये जो है शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों को दफनाने की परंपरा थी एक। ठीक है, और इनको जो है दफनाने के बाद शवों को देखिए होता क्या था ना, जैसे शव लिया यहाँ पर दफना दिया, इसके ऊपर क्या किया, नाना प्रकार का डिजाइन बना दिया। ठीक है, और इनको अलग अलग अब फिलहाल हमारे पुरातत्वविदों द्वारा नाम दे दिया गया। ठीक है, कुछ को ऐसे घेर करके बना दिया गया, कुछ की समाधि स्थलों पर एक ही पत्थर रख दिया गया। ठीक है, तो इसको शिष्ट बोल दिया गया। ठीक है, किसी के सामने इस प्रकार से सर्कल में पत्थरों को खड़ा कर दिया गया, तो इसको बोला गया कैन सर्कल बोला गया। आदि चीज़ें जो थी वह इस प्रकार की विद्यमान थी। ठीक है, पिट सर्कल बोला जाता था, ऐसे ऐसे उठा करके समाधि के ऊपर ऐसे 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 गोले गोले बड़े बड़े पत्थर रख दिए, नीचे समाधि है। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ों को बोला जाता था शिष्ट समाधि, पिट समाधि, कैन सर्कल, डोलमन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, या कंदराएँ अथवा मेहिर। ठीक है, तो इनको आप समझिए। मेन आपको जो समझना था वह यह कि वृहत पाषाण स्मारक होते क्या हैं। तो वृहत पाषाण स्मारक जो है वह मृतकों को दफनाने के स्थान होते हैं। ठीक है, वृहत पाषाण स्मारक या फिर मेगालिथ। कब और किस समय यह प्रचलित था और किस क्षेत्र में यह प्रचलित था? तो नवपाषाण युग में यह प्रचलित था और दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में इस प्रकार की प्रथा जो है वह प्रचलित हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। यहीं पर है ना प्रश्न, तो पूछा जा रहा है कि राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? ऑप्शन है ए बुधियाल और बी है संगनकल्लू। दो ऑप्शन उधर हैं, एक कोल्ढिवा है, एक ब्रह्मगिरी है। फिलहाल आप इन्हीं में से बता दीजिए कौन सा विकल्प जो है वह सही होगा। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कर्नाटक के मैसूर क्षेत्र में स्थित संगनकल्लू से हमको राख का टीला प्राप्त हुआ है। ठीक है, आइए इसके बारे में एक्सप्लेनेशन से हम लोग बात करते हैं। देखिए, कर्नाटक के मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू, सॉरी मैसूर जनपद मैंने बोल दिया, बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक स्थान से हमको नवपाषाणकालीन पुरास्थल राख के टीले प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ए गुफाओं के शैलचित्र, बी खनिज, सी बौद्ध प्रतिमाएं, डी सोन नदी का उपागम स्थल। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, भीमबेटका जो है वह अपनी शैल चित्रकलाओं के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, गुफाओं की शैल चित्रकलाओं के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। कहाँ? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में स्थित है यह भीमबेटका गुफाएं। ठीक है, यहाँ पर हमको प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र देखने को मिलते हैं। ठीक है, इन गुफाओं में हमको जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया दिखाया गया है, जिनमें हाथी, सांभर, हिरण आदि के भी चित्र अंकित किए गए हैं। ठीक है, अब तक इस प्रकार की 700 शरणस्थलियों की पहचान की गई है और जिनमें कुल मिलाकर के 133 चित्र पाए गए हैं। हम लोग चित्रकार बहुत पुराने हैं।
ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहाँ पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ए अजंता, बी भीमबेटका, सी बाघ या फिर डी अमरावती। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी अभी ऊपर हमने देखा है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका गुफाएं जो है मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित अब्दुल्लागंज क्षेत्र में है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ए घघरिया, बी भीमबेटका, सी लेखैया या फिर डी आदमगढ़। चलिए, इसका भी सेम आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डी पे लग गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है कि भारत में भीमबेटका से हमको सर्वाधिक मात्रा में शैल चित्र देखने को मिले हैं। कब या किस समय के? तो प्रागैतिहासिक काल के। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? ए माधव स्वरूप वत्स, बी एच.डी. संकालिया, सी वी.एस. वाकंकर या फिर डी वी.एन. मिश्रा। चलिए, देखिए, वी.एस. वाकंकर द्वारा जो है पहली बार भीमबेटका गुफाओं को देखा गया और इसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व के बारे में बताया गया था। आइए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए, इसकी खोज जो है वह वर्ष 1957 में की गई थी। किसके द्वारा? तो वी.एस. वाकंकर के द्वारा भीमबेटका के शैल चित्रों को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की भी सूची में शामिल किया गया है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की सूची में भीमबेटका के शैल चित्रों को भी शामिल किया गया है। कहाँ पर है यह? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज क्षेत्र में स्थित है यह भीमबेटका की गुफाएं। नेक्स्ट, गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था? ए हस्तिनापुर में, बी अहिछत्र में, सी नोह में या फिर डी लाल किला में। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हस्तिनापुर में गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था। आइए एक्सप्लेनेशन से इस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, देखिए, गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू हुई जिसने अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गेरुवर्णी गैरिक मृदभांड संस्कृति कहा गया। ठीक है, बीबी लाल ने 1951 में हस्तिनापुर में सर्वप्रथम गैरिक मृदभांड प्राप्त किया था और वहीं से इस संस्कृति का नामकरण भी हो गया था। क्या नामकरण हुआ था? तो गेरुवर्णी गैरिक मृदभांड संस्कृति। ठीक है, और कहाँ पर यह है क्षेत्र? तो यह है हस्तिनापुर क्षेत्र में। ठीक है, इसको पहली बार किसके द्वारा प्राप्त किया गया था? तो पहली बार इसको बीबी लाल के द्वारा वर्ष 1951 में प्राप्त किया गया था और उन्होंने इसका नामकरण भी कर दिया था। नेक्स्ट, ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे? ए उत्तर से दक्षिण की ओर, बी पूर्व से पश्चिम की ओर, सी दक्षिण से उत्तर की ओर या डी पश्चिम से पूर्व की ओर। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। महाराष्ट्र में जो है मृतकों को उत्तर से दक्षिण की ओर रख करके दफनाया जाता था। उत्तर की दिशा में उनका सर होता था और दक्षिण की दिशा में उनका पैर होता था। और कहाँ दफनाते थे? तो घरों के फर्श के नीचे दफना देते थे। और साथ ही साथ कब्र में मिट्टी की हंडिया भी डाल देते थे। हड्डियाँ नहीं, हंडिया, वो घड़ा सुराही होता है उसकी बात हो रही। ठीक है, और तांबे की भी कुछ वस्तुएं रखी जाती थी। ठीक है, और कुछ आभूषण भी हमको वहाँ पर कुछ मृतकों की कब्रों में देखने को मिले हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो है कुछ लोग अमीर वर्ग के थे तो उनके द्वारा इस प्रकार के आभूषणों को भी रखा गया वहाँ पर। फिलहाल एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। देखिए, महाराष्ट्र में की ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति को जोरवे संस्कृति कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ के स्थलों की बात करें तो इसमें नेवासा, दैमाबाद, कौठे, चंदौली, इनाम गांव आदि पूरा स्थल सम्मिलित हैं, जहाँ पर घरों में मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थित घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य हमको मिले हैं। ठीक है, कब्रों में मिट्टी की हंडिया और तांबों की भी कुछ वस्तुएं रख दी जाती थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ
कुत्ते का कंकाल भी सवाधान से प्राप्त हुआ है? ए ब्रह्मगिरी, बी बुर्जहोम, सी चिरांद या फिर डी मास्की। चलिए देखिए, बुर्जहोम से हमको मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते का कंकाल भी देखने को मिला है कब्र से ही। ठीक है, बुर्जहोम कहाँ पर है? तो बुर्जहोम है जो है वह जम्मू कश्मीर क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से हमको गर्तावास भी देखने को मिले हैं। ठीक है, बुर्जहोम की यह प्रमुख विशेषता है, गर्तावास। गर्तावास होता क्या है? तो गड्ढे वाले घरों को गर्तावास कहा जाता है। ठीक है, ज़मीन पर गड्ढा खोद के उसके अंदर घर बना के ये लोग रहा करते थे। फिलहाल बात करें अगर एक्सप्लेनेशन की, तो यहाँ दिया हुआ है कि जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्जहोम से हमको नवपाषाणिक अवस्था में, ठीक है ध्यान दीजिएगा, नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते का कंकाल भी सवाधान से प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसकी विशेषता जो बुर्जहोम की थी वह थी गड्ढे वाले घरों की या फिर गर्तावास की। फिलहाल बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो सीधा आंसर देख लें कि जम्मू कश्मीर के बुर्जहोम से, जहां पर हमको गर्तावास भी देखने को मिला है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्जहोम से। नेक्स्ट बात करें अगले प्रश्न की, यहाँ पूछा जा रहा है कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? ए मोरहना पहाड़ से, बी घगरिया से, सी बघई खोर से या फिर डी लेखैया से। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, विंध्य क्षेत्र के लेखैया से हमको सर्वाधिक मात्रा में मानव कंकाल देखने को मिले हैं, जिनकी संख्या लगभग 27 है। ठीक है, फिलहाल आइए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, थोड़ा सा आराम से समझिएगा इस चीज़ को। ठीक है, देखिए डॉक्टर JN पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श है, उसके अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखैया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। किसके अतिरिक्त? तो मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के, जो छोटे छोटे उपकरण हुआ करते थे मध्य पाषाण काल के, वे भी हमको विंध्य क्षेत्र के लेखैया के शिलाश्रयों से देखने को मिले हैं। इसके अलावा 17 मानव कंकाल मिले हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में हैं। अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन R लुकास के अनुसार लेखैया से हमको कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। तो ठीक है, इस प्रकार दो विभिन्न विचार हैं, लेकिन जो सर्वाधिक संख्या है वह फिर भी लेखैया की ही होगी। लेखैया कहाँ पर है? तो विंध्य क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट, कथन और कारण के रूप में यह प्रश्न है, जिसमें कथन ए है कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। कारण आर बताया जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। कूट्स का प्रयोग करते हुए आपको सही आंसर देना है। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर कथन ए की सही व्याख्या है। बी ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ए सही परंतु आर गलत है। और डी ए गलत परंतु आर सही है। चलिए फिलहाल एक बार आप यहाँ कथन और कारण को देखिए, तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कथन और कारण दोनों सही है कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने आगे चल कर के भूतल में आ गए और इन्होंने गंगा घाटी की ओर प्रवास कर दिया था। ठीक है, और ऐसा इनके द्वारा जलवायु परिवर्तन के कारण किया गया था, क्योंकि जो ऊपरी क्षेत्र थे वह शुष्कता के शिकार हो गए थे या फिर सूखे के शिकार हो गए, तो वहाँ पर बारिश जो है होना कम हो गई थी। यह अवधारणा बताई गई थी GR शर्मा के द्वारा। देखिए GR शर्मा ने सराय नहर में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्यन क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी के क्षेत्रों में प्रवास कर दिया, क्योंकि गंगा घाटी क्षेत्र जो है वह अत्यधिक उपजाऊ थी। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न मंत्रालय है? तो ए संस्कृति मंत्रालय, बी पर्यटन, सी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी या फिर डी मानव संसाधन विकास। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वह संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक कार्यालय है। अभी हाल ही में यह करंट में था
और आपको करंट में इसके द्वारा बताया गया है। इसकी कुछ सर्किलें बढ़ी हैं, तो ज़रा कमेंट करके बताइए तो मैं भी देखूँ आप लोग कितना पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसकी वर्तमान में कितनी सर्किलें हैं ASI की। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? A अलेक्जेंडर कनिंघम, B जॉन मार्शल, C मार्टिमर व्हीलर और D जेम्स प्रिंसेप। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ठीक है, ये देखिए 1814 से 1893, ये देखिए एक ब्रिटिश सेना अधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर के साथ काम करने के लिए इनको तैनात किया गया था और उन्हें ही भारतीय पुरातत्व यानी कि अलेक्जेंडर कनिंघम को ही भारतीय पुरातत्व का जनक भी माना जाता है। ठीक है, देखिए सर्वप्रथम इनकी नियुक्ति जो है 1861 में पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में की गई थी। ठीक है, 1861 में इनकी नियुक्ति पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में की गई। भूल गया मैं पुरातत्व कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो 1861 में पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में इनकी नियुक्ति की गई थी। ठीक है, और 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में गठित कर दिया गया। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं ASI की। ठीक है, तो 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में नियुक्त कर दिया गया। वर्ष आगे चल करके 1901 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ठीक है, आगे चल करके 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में भाई इसे जो है यानी कि ये जो पूरा विभाग था, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग था, इसको जो है एक एकीकृत करके केंद्रीकृत करके जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया। ठीक है, जॉन मार्शल को प्रथम महानिदेशक बनाया गया, लेकिन जो नींव रखी गई थी वह रखी गई थी अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। इस कारण इनको भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। लेकिन यदि बात करें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक की, तो वे थे जॉन मार्शल, और किसके द्वारा इसको बनाया गया या स्थापित किया गया, तो वे थे लॉर्ड कर्जन। ठीक है, कब? तो 1901 में। बात करते हैं अंतिम प्रश्न के बारे में इस पूरे चैप्टर के, जहां पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? A गुवाहाटी, B बस्तर, C भोपाल या फिर D चेन्नई। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर C, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है वह भोपाल में स्थित है, जिसका नाम बदल करके इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया। ठीक है, और यह जो है संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी संगठन है। तो फिलहाल यह चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगले लेक्चर में हम बात करेंगे सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, धन्यवाद।